एक निवेदन और रहेगा, यदि किसी की कोई क्वेरी है, किसी का कोई सवाल है उस विषय को लेकर, तो प्रेजेंटेशन के टाइम वो बात ना करें। जब वो टॉपिक खत्म हो जाए, जो जिसने ये प्रेजेंटेशन किया है, जो रिसर्च वाले लोग हैं, वो अलग से बैठ के बात कर सकते हैं या लंच में बात कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा, ना कि इसके के बीच में टोके, तो उससे पूरा का पूरा डेकोरम और उसकी गरिमा जो है वो थोड़ी सी खराब होती है। तो मेरा निवेदन है, आज होली अष्टमी का त्योहार है, तो कुछ महिलाएं जो है वो अपने संतानों के लिए व्रत भी रखते हैं, और ये आज का शुभ अवसर भी है। तो मेरा निवेदन रहेगा, श्री के जोशी सर के जो स्टूडेंट हैं रिसर्च वाले, उनमें से एक निवेदन आया है हमारे पास दीपाली जी का, और दीपाली जी का और दीपिका अग्रवाल जी का। इनका जो विषय है वो है विवाह में किस तरह समरूपता रहे, मैरिज कंपेटिबिलिटी, और कुछ इनका दूसरी चीजों पर भी रिसर्च है, प्रॉब्लम इन चाइल्ड। तो ये दोनों लोग एक ही कुंडली के माध्यम से, अलग अलग कुंडली के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस सूत्र के माध्यम से ये प्रॉब्लम सामने निकल के आई है और किस समय पर ये परिस्थिति बनी है। तो मैं निवेदन करूंगा दीपाली जी से और दीपिका जी से, प्लीज आए। Good morning, everyone. I, Deepika Agarwal, and my friend Dipali. Page number is 25. Good morning, everyone. I, Deepika Agarwal, and my friend Dipali Brahmi, we both are presenting together in front of you all. और सबसे पहले हम हमारे गुरु श्री के एन राव सर और के जोशी सर और उन सभी टीचर्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे हमने इन 2 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है. So we are presenting a couple's case today and we'll discuss their marriage compatibility and childbirth. So houses we are seeing for the compatibility, that is Lagna, 4th house, 7th house, 8th house and 12th house. अगर हम फीमेल चार्ट देखते हैं तो उसमें लग्ना लॉर्ड, that is Mercury, which is in 6th house with Saturn. Mercury is in Anuradha Nakshatra, whose lord is Saturn again. 4th house में मंगल है जो कि 6th का लॉर्ड है, and 4th lord Mercury has gone to 6th house. और मार्स और राहु दोनों ही बहुत क्लोज डिग्रीज में है. मार्स है 13 डिग्रीज 53 मिनट्स और राहु है 14 डिग्रीज 59 मिनट्स. और फल दीपिका के अनुसार जब 4th हाउस में कोई मैलेफिक एस्पेक्ट हो या 4th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट हो तो इट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट्स इन मैरिज. यहाँ मार्स इज एस्पेक्टिंग 7th हाउस and 7th lord Jupiter is debilitated in 8th house in movable Rashi. There is no benefic aspect on 7th house or 7th lord. फीमेल हॉरोस्कोप में देखें तो 8th हाउस को मांगल्य भाव भी कहा जाता है और यदि 8th हाउस अच्छी पोजीशन में नहीं है या 8th लॉर्ड का 7th लॉर्ड से रिलेशन हो रहा है then it is not good for marriage. यहाँ हम देखें तो 7th lord is debilitated in 8th house and is aspected by 8th lord Saturn. और फल दीपिका के अनुसार 8th हाउस should be vacant, बट यहाँ पर debilitated Jupiter है 8th हाउस में and 8th lord Saturn भी 12th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है and 12th lord Venus is also afflicted. और वीनस के बारे में हम लेटर ऑन डिटेल्स आपको देंगे. अगर हम मून कुंडली देखें तो मून कुंडली में लग्ना इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, लग्ना लॉर्ड सन इज डेबिलिटेटेड एंड इट इज इन राहु केतु एक्सिस एंड इट इज आल्सो इन पाथ करते. पर यहाँ पर एक सेविंग है कि वीनस अपने ही घर में है सन के साथ, सो डेबिलिटेशन यहाँ कैंसिल हो रही है
और सेकंड हाउस में मार्स है एंड सेकंड लॉर्ड मर्करी हैज गॉन टू फोर्थ हाउस, दैट इज सुख स्थान विद सैटर्न. In D9, in the second house, Jupiter and Mars, they are conjunct, which is again not good for marriage. And eighth house has Venus, और Venus यहाँ पर प्रबल मारक है, which means second and seventh का lord in eighth house. That shows that 2-8 axis is also affected, which shows problem in marriage. Seventh house is aspected by Saturn, and there is a mutual aspect between Saturn and Mars. और अगर हम जुपिटर देखें तो फीमेल हॉरोस्कोप में मैरिज का कारक जुपिटर है. इन D1 चार्ट जुपिटर इज डेबिलिटेटेड and at the same degrees with Mercury, which is Lagna Lord, and Mercury is conjunct with Saturn. D9 में जैसे आपको पहले बताया कि Jupiter is with Mars and is aspected by Saturn, और Jupiter, Mercury, राहु और केतु सब बहुत क्लोज डिग्रीज में है, एक ही डिग्री के डिफरेंस में है. और फल दीपिका के अनुसार मून एंड राइजिंग साइन both are in odd sign and receive malefic aspect, then she will not have good relation with her husband. यहाँ पर in D1, rising sign and moon both are in odd sign and moon receives the aspect of Saturn. और अगर हम अष्टक वर्ग देखें तो 7th और 9th दोनों में ही लीस्ट पॉइंट्स हैं जो है 20 पॉइंट्स. और जेमिनी के अकॉर्डिंगली वीनस यहाँ पर दारा कारक है और जीके सैटर्न दोनों ही 5 डिग्री पे हैं, जो कि 5 डिग्री 8 मिनट्स और 5 डिग्री 21 मिनट, तो दोनों ही 1 डिग्री के डिफरेंस के अंदर अंदर है. और डी के वीनस इज इन पाटकत्री और राहु केतु एक्सिस पे है. वीनस इज इन नक्षत्र ऑफ मार्स विच इज 6th लॉर्ड. अगर हम उपपदा देखें तो उपपदा यहाँ 10th हाउस में है और जेमिनी सूत्र के अकॉर्डिंगली अगर उपपदा से सेकेंड हाउस में मेलेफिक होता है, इट इज नॉट गुड फॉर मैरिज. यहाँ पर राहु है सेकेंड हाउस में उपपदा से and it is aspected by Saturn, so that again shows the problem in marriage. Good morning everyone. Now I'm telling about the male horoscope. Male horoscope में Lagna has Mars and Lagna Lord Saturn is in Rahu Ketu aspect. Male horoscope लगा दें please. That is the next page. 26 page 26. Male horoscope लगा दें. Yeah. Yes, Lagna has Mars and Lagna Lord Saturn is in Rahu Ketu aspect with the debilitated moon. Lagna is in the nakshatra of Rahu. Fourth house is in Rahu Ketu axis. Fourth Lord Venus is conjunct with Mars. Venus is also in the nakshatra of Rahu. Here also the rule of Fal Deepika applies that the fourth house has malefic planets. It will give negative results in marriage. The seventh house is aspected by Mars and Saturn both. Seventh lord is Sun, which is a separative planet and placed in 12th house with debilitated and convulsed Jupiter. Sun and Jupiter are in 1 degree difference. Also, when the seventh lord is in 12th house and in own nakshatra, then as K.K. Joshi sir has told us that the person is satisfied with himself only. वो अपना साथी खुद होता है. Mars is aspecting 8th house and 8th lord Mercury is in Papatri. Fourth house, which is the house of bed pleasure, has Sun and Jupiter. 12th house is the house of bed pleasure, and which has Sun and Jupiter and is aspected by Saturn. It shows problem in marital bliss. 12th house also has these subscriber from that is 21 points. From moon only, Lagna has Saturn and moon. And Lagna and 7th house is in Rahu Ketu axis. Second house is in Papatri. Mars and Venus are conjunct in the 4th house. If we see from the D9, Lagna Lord is in 6th house with 8th Lord Mercury in Rahu Ketu axis. 7th Lord Sun and 2nd Lord Jupiter are in 12th house in Rahu Ketu axis. In the male chart, Parka for marriage is Venus. Venus is afflicted with Mars. Venus is in Rahu's nakshatra also. As per Gemini, the DK moon is debilitated and conjunct with Saturn. Moon is also in the nakshatra of debilitated and convulsed Jupiter, and also has the Gemini aspect of GK Jupiter. So DK is aspected by GK, and here Uppada is in the 8th house. And the male chart is also having the Danda Yoga. When all the planets are in the 10th, 11th, 12th and 1st houses, then Danda Yoga is formed. And the result of Danda Yoga are bereft of comfort, away from near and dear ones, and rejected. And if we talk about Ashput Milan points, then they have got 22.5 points out of 36.
So it should be a good marriage as per Ashtur. But the couple is facing compatibility issues and also problem in childbirth. This shows that only Ashtur Milan is not enough. Both the horoscope should be seen in totality. They got married on 28th April 2009. Or marriage as per Vimshotri Dasha, both of them got married in their respective Chitra Dashas. As per classics, the new Dasha brings transformation in life. For the female, it was Rahu Rahu, and for the male, it was Mercury Mercury. So the new phase started in both the cases. As per Gemini Dasha, in both cases, it was new Rashi Dasha. For the female, it was the Dasha of Scorpio Libra, which are Rashis at 212 axis. And for the male, it was Gemini Taurus, also at 212 axis. Taurus Rashi is in 4th house, which is in Rahu Ketu axis, and also aspected by GK Jupiter from the 12th house. Now we take the case of their problem in childbirth. So as per book on adoption by Rajveer sir, page 72, for the problem in childbirth, we should see 5th house, 5th lord of D1 chart, it should be afflicted. 5th house, 5th lord of D7 should be afflicted. Jupiter should be afflicted. 5th house from Beech foot and Kshetra's foot should be afflicted. Now for the female chart. In female chart, page number 25. In female chart, we are looking at the 5th house and 5th lord, which has Venus sitting in own house, but it is heavily afflicted by Rahu, Ketu and Sun. As per Fal Deepika, if Venus is hemmed between malefics or is conjunct with or get an aspect of malefic, then the native will be devoid of children. Both are also in Papkatri. And if Lord of 5th is hemmed between malefics and Lord of 5th is not connected with Lord of 1st or 7th house, then native does not beget his own son and will adopt a son. Here, 5th Lord Venus is in Nakshatra of Mars, and Venus and Saturn both are at same degrees, that is 5 degrees. 5th Lord is also not connected with the Lord of 1st or 7th house, which again shows the problem. Kalpurush Kundli ke 5th Lord Sun is also debilitated in 5th house, and as per Chamatkar Chintamani, अगर पंचम भाव में सूर्य हो तो उसे पूर्वजों के श्राप से संतति नहीं होती या होकर नष्ट हो जाती है. Degree of Lagna is 21 degree and Sun is 22 degrees 30 minutes, which means only 1 degree and 30 minutes difference. क्योंकि Sun 5th house में लग्ना से close degrees में है, तो वह उस भाव की ज्यादा हानि करेगा. Karka for children, Jupiter is debilitated and placed in 8th house, which is aspected by Saturn. Jupiter, Lagna Lord Mercury, Rahu and Ketu all are at same degrees. Even in D9, Jupiter is badly afflicted, is conjunct with Mars and is aspected by Saturn. In this chart, Kshetra's foot is 27 degrees 30 minutes in 6th house, which is not good for childbirth, and 5th from Kshetra's foot, that is 10th house, is aspected by Mars. As D7 chart is the DNA of D1 chart for childbirth, we should also see that. So here 5th house in D7 is again in Papkatri, and 5th Lord Saturn is conjunct with Mars in 9th house. लास्ट क्लास में जोशी सर से एडॉप्शन और प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ पर काफी चर्चा हुई और उन्होंने हमें बताया और हमने इस कुंडली में यह भी पाया कि D7 में मून सैटर्न के वर्ग में है और एस्पेक्टेड बाय मरकरी है और मरकरी और सैटर्न संतानहीनता के लिए देखे जाते हैं. Now in the male chart, fifth Lord Mercury is in Papkatri. 5th Lord of G7 is Mercury again and afflicted by Saturn and Mars both. और संकेत विधि के अनुसार जिसके द्वादश भाव में सूर्य हो वो बंध्या स्त्री का पति होता है, अर्थात उसकी स्त्री संतान पैदा करने में अयोग्य होती है. So here we can see in D1, Sun is in 12th house, so problem in progeny is created. In this chart also, Jupiter is debilitated, deeply combust, and in close degrees with Rahu, Ketu, Saturn, and also aspected by Saturn. So यहाँ Saturn की अर्गला भी है. Beech foot is 22 degrees 56 minutes in 7th house, which is in close degrees with Mars, and 5th house from Beech foot is in Papkatri. This lady has suffered 2 abortions, but there is a ray of hope in D7 of the female chart.
In D7, Jupiter is in Lagna and is aspecting Moon, which is placed in the 5th house. So they have a son through IVF. Now, the childbirth through IVF. As per Gurudev K.N. Rao sir, childbirth takes place in the Mahadasha and Antardasha of planets connected with Lagna or Lagna Lord, 5th house or 5th Lord, 9th house or 9th Lord. So at the time of childbirth and even 9 months before, female was running the Mahadasha of Rahu and Antardasha of 9th Lord Saturn. The male was running Mahadasha of 5th Lord Mercury. And according to Gemini, Dasha, which was running 9 months before the childbirth, was Scorpio Aries in female chart. And in D7 also, Venus is placed in Scorpio, which is the sign of Mars, and Mars is Putrakarak here. In the male horoscope, it was Gemini, which is the 5th house and aspected by natal 5th Lord Mercury. And as this child was born through IVF, and as Joshi sir taught us in the class that there should be the role of Saturn, Mercury and Moon, because this is the new type of childbirth. So here we see for female it was Rahu Saturn Dasha, and for the male it was Mercury Moon Dasha. So Saturn, Mercury and Moon all are playing major roles here. So that's all. Thank you very much. बहुत ही सुंदर। और मैं तो इस बात को लेके बड़ा ताज्जुब हूं कि दो ज्योतिषी एक ही बात कर रहे हैं। कभी भी नहीं करते, दो ज्योतिषी कभी एक बात मानते नहीं दूसरे की। तो ये बड़ा सरप्राइज है, वो भी दो लेडीज और दो ज्योतिषी एक साथ चल रहे हैं। कम शब्दों में अधिक समझने का प्रयास करें, ठीक है। ज्योतिषी को वैसे भी राव साहब कहते हैं वाक्पटुक होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा मंजीत जी से, वो दशा के ऊपर उनका कुछ रिसर्च है, वो हमें प्लीज बताएं। और माइक को थोड़ा नजदीक रखें क्योंकि लाइव जो जा रहा है आवाज का प्रॉब्लम थोड़ा सा आना शुरू हुआ है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन जिस पेज नंबर पर है वो जरूर बताएं, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन जो लग रही है प्रोजेक्टर पर वो आसानी से हमें मिल जाए। पेज नंबर 28। नमस्कार, मैं मंजीत कौर बोल रही हूँ। सभी आदरणीय गुरुजनों को और सहपाठियों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हमारे परम गुरुदेव के.एन. राव साहब जी को नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने ज्योतिषी पढ़ने का अवसर दिया, ज्योतिषी के माध्यम से एक नई सोच दी, विचारधारा दी, दृष्टिकोण दिया जीवन को देखने और समझने का। मैं ये प्रेजेंटेशन हमारे आदरणीय गुरु के जोशी सर जी के अंडर में प्रेजेंट कर रही हूँ। और इस प्रेजेंटेशन में मैंने विश्वोत्तरी दशा पे काम किया है। जो चार्ट है, मैं जातक के बारे में बता देती हूँ। जब ये इसका जन्म हुआ तो इसको जन्मजात नेत्र की प्रॉब्लम थी, इसके आई लैशेस पूरी नहीं खुलती थी। तो उसने डॉक्टर से अभी कंसल्ट किया पर उसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि आंखें खुल भी जाएंगी तो फिर बंद नहीं होंगी। तो उसके कुछ हमारे संबंधित नियम दिए गए हैं हमारे ग्रंथों में, जो बृहद प्राशर होरा शास्त्र चैप्टर 14 श्लोक 15 में कहा गया है, if Mercury joins 2 or 3 malefic planets in any house, then that organ which is represented by the house will have wound. Chapter 15 श्लोक 12 में बोला गया है, in case of Netresh being strong, the native will have beautiful eyes, but if he is placed in the 6th, 8th and 12th house, the native will have defective eyes. तो जातक तत्वम चैप्टर 3 श्लोक नंबर 2 to 6 में बोला गया है, if Venus along with the malefic occupied 2nd house or 12th house, the person concerned will be either one eye or have defective eyesight. श्लोक नंबर 2 to 4 में बोला गया है, if a malefic occupied the 1st or the 12th house of person concerned have closed eyes. श्लोक 230, if the lord of the Lagna is in a sign owned by Mercury or Mars and is expected by the
those planets, the person concerned will suffer from eye disease. अब यहाँ पे जो लग्नेश है हमारे मंगल, वो बुध की राशि में, सॉरी मंगल की राशि में बुध के साथ युति में है D1 चार्ट में। तो हमें दशा देखेंगे, दशा इसकी चल रही थी जब बाय बर्थ हुई राहु, जुपिटर और वीनस की। तो दशा संबंधी नियम जो है, जो जन्मजात दोष के संबंध में हम देखते हैं, जन्म के समय नैसर्गिक पाप ग्रहों की महादशा व अंतरदशा, लगन या लग्नेश की जन्मजात दुर्बलता, पाप युक्त ग्रहों की दशा जन्म के समय, लगन या लग्नेश से युक्त ग्रहों की दशा तथा उन ग्रहों की दशा जो प्रतिकूल भाव जैसे 6, 8, 12 भाव से संबंधित है। और इन सब का संबंध हम D1 और D9 चार्ट में देखेंगे। तो आइस के लिए हम D1 और D9 चार्ट को देखते हैं। हाउसेस हम लेते हैं लगन एंड लग्नेश, सेकेंड हाउस एंड सेकेंड लॉर्ड, 12th हाउस एंड 12th हाउस, और कारक हम लेते हैं सूर्य और चंद्रमा, उनका पीड़ित होना, और विजन की भी लेते हैं हम शुक्र को। तो हम पहले लगन और लग्नेश को देखते हैं। जन्म के समय लगन में शनि देव हैं और बृहस्पति जो कि 3rd और 6th लॉर्डशिप रखते हैं, वहीं शनि देव के साथ युति में है। लग्नेश जो है वो सेकेंड हाउस में है, वो पीड़ा में है, सूर्य से पीड़ित हैं, और 12th लॉर्ड बुध उनके साथ है। और लग्नेश पाप कल्पनी में भी है, सेकेंड हाउस भी पाप कल्पनी में है। सेकेंड हाउस में सूर्य, वीनस और बुध शनि के नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में। और वीनस जो आई का, जो कि विजन का कारक होता है, पीड़ित है। और नेत्रेश मंगल सूर्य कारक से सेकंड में गए हैं और राहु केतु के एक्सिस में है। तो D1 चार्ट में ये दिखता है। D9 चार्ट में भी सेम प्रॉब्लम दिखती है। D9 में D1 की जो नेत्रेश मंगल है वो 8th हाउस में शनि के साथ युति में है। D9 को अगर हम इंडिविजुअल रीड करें, देखें तो मंगल फिर लग्नेश और अष्टमेश होके 8th हाउस में आ गए हैं। D1 का लग्नेश जो है शुक्र D9 में 7th हाउस में है, जहां बुध के साथ युति में है। D9 के वो 3rd और 6th लॉर्डशिप रखते हैं। तो इस तरह से फिर यहाँ पे कारक वीनस, लग्नेश और नेत्रेश हमारे पीड़ित दिखते हैं, और इनका संबंध बार बार 6, 8, 12 भाव से बनता है। और दशा को अगर हम देखते हैं तो उसको जन्म में दशा मिली थी राहु, जुपिटर, वीनस की। राहु एक नैसर्गिक पाप ग्रह है जो मंगल से दृष्ट है, राहु केतु के एक्सिस में है। जुपिटर जो 3rd और 6th हाउस की लॉर्डशिप रखते हैं, लगन में बैठे हैं। लग्नेश से नैसर्गिक मित्रता नहीं रखते हैं, जो कि शुक्र है, तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वीनस जो लग्नेश व अष्टमेश है, पाप कल्पनी में है और सूर्य से पीड़ित है। पर आइस के लिए हम मोस्टली कहते हैं 2nd और 12th हाउस में सूर्य और मून का पीड़ित होना जरूरी होता है, वहां होना उनका पीड़ित होना है। परंतु यहाँ पे मून पे इतनी पीड़ा नहीं दिखती है और 12th हाउस में, तो इसलिए जातक के पास आई विजन थी जन्म के समय में, पूरी तरह से दृष्टि का लॉस नहीं हुआ था, आईज ओपन नहीं होती थी, बट विजन थी। तो अब यही एक चार्ट है जिसपे हम, ये जातक 40 इयर्स की हो चुकी है, इसकी मैरिज नहीं हुई है, तो ये एक डिले मैरिज का भी चार्ट दिखता है। तो डिले मैरिज के नियम जो है उसके लिए हम हाउसेस देखते हैं 1, 2, 4, 7, 12। 5वां हम संतान के लिए देखते हैं और 8वां हम मंगल के लिए देखते हैं। पर मेन हाउस हम 1, 2, 7 को देखते हैं, उनको पीड़ित नहीं होना चाहिए मैरिज के लिए। चंद्रमा से सप्तम देखते हैं, कारक शुक्र से सप्तम देखते हैं, और लगन से हम सप्तम देखते हैं फॉर मैरिज। और युति में शनि और बृहस्पति की युति बहुत मैटर करती है डिले मैरिज के लिए, क्योंकि दोनों ही स्लो प्लैनेट मूविंग प्लैनेट्स हैं। तो D1 चार्ट में हम देखते हैं बृहस्पति और शनि जो दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, वो लगन में ही बैठे हुए हैं, और वहां से शनि और बृहस्पति दोनों ही 7th हाउस को देख रहे हैं। लगन को अगर हम लें, लगन में शनि देव का होना और 7th हाउस में दृष्टि। लग्नेश को लें जो शुक्र हैं और सूर्य से युति में पीड़ित हैं, जहां बुध 12th लॉर्ड बैठे हुए हैं। 2nd हाउस में भी पीड़ा है सूर्य और बुध 12th लॉर्ड के होने से। चंद्रमा से सप्तम में कोई पीड़ा नहीं दिखती, परंतु 11th लॉर्ड सूर्य देव शनि के नक्षत्र में है। शुक्र से सप्तम देखें तो स्वयं शुक्र है, और शुक्र पाप कल्पनी में है और सूर्य से पीड़ित है।
कारक शुक्र सूर्य से पीड़ित हैं, पाप कर्तनी में है। तो इस तरह से सारे कारक भाव और शुक्र का पीड़ित होना डिले मैरिज को दिखाता है। इस तरह से पीड़ा 1, 2, 7 हाउस में दिखती है। सेम पीड़ा हमें D9 में भी दिखती है। सप्तमेश मंगल D9 में अष्टम में है और शनि के साथ युति में है। लग्नेश व कारक शुक्र 7th हाउस में है बुध के साथ युति में, जो 3rd व 6th लॉर्ड है, परंतु बृहस्पति द्वारा दृष्टि। सूर्य देव की दृष्टि 12th हाउस में है। 2nd हाउस में फिर मंगल व शनि द्वारा दृष्टि है। तो पीड़ा 1, 2, 7 भाव में दिखती है। बट यहाँ पे D1 में 7th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि, D9 में 7 लॉर्ड में बृहस्पति की दृष्टि एक होप देती है, शायद मैरिज इन फ्यूचर हो सकती है। तो फॉर टाइम भी हम कह सकते हैं कि ये डिले मैरिज चार्ट है। इसी का एक थर्ड केस है लॉस्ट ऑफ जॉब। बहुत ज्यादा पीड़ा में है जातक, क्योंकि आइस से प्रॉब्लम है ही उसे, शादी नहीं हुई, 40 इयर्स की है और वो PR लेके कनाडा शिफ्ट हो गई। वहां पे वो जॉब करती थी। जब वो PR लेके कनाडा शिफ्ट हुई तो शनि की ही महादशा चल रही थी, जो कि इसकी कुंडली में योग कारक है। परंतु जब इसकी जॉब चली गई 20/5/2023 को, जब शनि पे सूर्य और शनि की अंतर्दशा आई, शनि पे जब सूर्य की अंतर्दशा आई तो वही महादशा में उसकी वो जॉब चली गई और वो पूरी तरह से डिप्रेशन में थी उस पर, क्योंकि जॉब नहीं है, शादी नहीं है, घर से दूर है, अकेली है, तो पूरी तरह से पीड़ा में है। तो अब हम देखते हैं फल दीपिका चैप्टर 20 श्लोक 28 में कहा गया है, महादशा शेष, महादशा नाथ में शत्रु ग्रह की अंतर्दशा, शत्रु क्षेत्र ग्रह की अंतर्दशा, लग्नेश के शुभ ग्रहों की अंतर्दशा। इन अंतर्दशाओं में शत्रु भय, स्थान हानि, तबादला, स्थान त्याग, प्रिय व्यक्ति से भी शत्रुता हो जाती है जब ये दशाएं आती हैं। चैप्टर 21 श्लोक 52 फल दीपिका के अनुसार, शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आती है तो मृत्यु या लगातार शत्रु भय, गुरुजनों को रोग, धन धान की हानि होती है। और 3, 6, 11 भाव की दशा कष्टदायी बताई गई है। तो यहाँ महादशा ना शनि देव हैं जो कि 4th और 5th लॉर्ड है, परंतु जो सूर्य है वो 11th लॉर्डशिप रखते हैं। तो नियम के अनुसार अगर हम देखें तो हम पहले देखते हैं दो जॉब के लिए हमेशा जो दशा चल रही होती है उसके भाव व भावेश, उससे संबंधित ग्रह जो उस भाव में बैठे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह से पूरा एक कंक्लूसिव हमारा कॉम्बिनेशन बनता है 5th हाउस का, 10th हाउस का और 11th हाउस और उनके लॉर्डशिप का। व्यवसाय के लिए हम लगन लग्नेश, 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड और 11th हाउस और 11th लॉर्ड को देखते हैं। अब 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस में शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है, जिनका स्वामी चंद्रमा है, वहां कर्क राशि है, वह अपने से अष्टम में मतलब 5th हाउस में चले गए हैं। फल दीपिका के चैप्टर 15 श्लोक 9 में ऐसा कहा गया है, 10th लॉर्ड अपने से अष्टम में है और 5th हाउस में तो दशम भाव की हानि करता है। ये हमारे महादेव के राव साहब भी कहते हैं। 11th लॉर्ड सूर्य जो 2nd हाउस में 12th लॉर्ड बुध के साथ है, D10 में सूर्य फिर 6th हाउस में आ गए हैं। 6-12 का संबंध यहाँ पे भी जॉब को लेकर दिखता है। इंडिविजुअल 10th हाउस को अगर हम देखते हैं तो शनि 8th हाउस में आ गए हैं, जो कि महादशा नाथ है। दशा है शनि में सूर्य की, तो शनि जो महादशा है लग्नेश के मित्र है। जब शनि की महादशा प्रारंभ हुई तो जातक को PR मिला और वो कनाडा शिफ्ट हो गए। परंतु जब उसी शनि देव की महादशा में सूर्य देव की अंतर्दशा आई, व्यवसाय संबंधी परेशानी हुई, जो हम देख चुके हैं, क्योंकि वो सूर्य शनि के नैसर्गिक शत्रु हैं और लगन को भी वो सपोर्ट सूर्य नहीं करते हैं, ना महादशा ना। और गोचर में इस जॉब लॉस का जो मेन पार्ट है गोचर का है, क्योंकि जब इसकी जॉब लॉस हुई तो गोचर में शनि 5th हाउस में थे, जहां पे सर्वाष्टक वर्ग में उसके 22 पॉइंट थे जो लगन से कम थे। ये बहुत मेन बिंदु है। हमेशा हमारे महादेव ने कहा है, गुरुदेव ने, राव साहब ने, कि जब भी आप गोचर देखें उसके साथ सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु अवश्य देखें।
क्योंकि फिफ्थ हाउस में हम देख रहे हैं एक सीधा दिखता है पॉइंट अच्छा है, पर नहीं, वहां पे उसका योग कारक है शनि देव, अच्छा फल हम सोच सकते हैं, मगर सर्वाष्टक वर्ग में वहां पे 22 पॉइंट होने की वजह से उसको बहुत पीड़ा में, और हाई 7.5 की पीक उसकी चल रही है, हाई पीक ऑफ 7.5, तो बहुत पेन में, जो 7.5 जैसे हम जानते हैं हमारे मन के साथ खेलता है, हमारे इमोशन के साथ ज्यादा खेलता है, तो धन्य धान की हानि है, मगर कनाडा सरकार देती है जिनके पास जॉब नहीं होती, बट उससे ज्यादा पीड़ा इसके मस्तिष्क में, इमोशंस में, फीलिंग्स में है, जो कि टोटल शी इज ऑन डिप्रेशन राइट नाउ। फॉर राइट नाउ यही मेरी प्रेजेंटेशन थी, थैंक यू, यही विराम लेती हूँ, थैंक यू सो मच।